चैप्टर 16। कुछ प्रसिद्ध नंबर। यहाँ और महत्व के किसी विशेष क्रम में नहीं, क्या विभिन्न संख्याएं ध्यान देने योग्य है। बिक्री का प्रतिशत। जब मुझे किसी विशेष उत्पाद के कारण किसी कंपनी में दिलचस्पी होती है, जैसे कि एलेक्स, पैम्पर्स, बफरिन या लेक्सान प्लास्टिक, तो सबसे पहली चीज जो मैं जानना चाहता हूँ वह यह है कि संबंधित कंपनी के लिए उस उत्पाद का क्या मतलब है। यह बिक्री का कितना प्रतिशत दर्शाता है। एलेक्स ने हैंस के स्टॉक को बढ़ा दिया क्योंकि हैंस एक अपेक्षाकृत छोटी कंपनी थी। पैम्पर्स एलेक्स की तुलना में अधिक लाभदायक था, लेकिन विशाल प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए इसका उतना महत्व नहीं था। मान लीजिए कि आप लेक्सन प्लास्टिक के बारे में उत्साहित हो गए हैं और आपको पता चला है कि जनरल इलेक्ट्रिक लेक्सन बनाती है। इसके बाद आपको अपने ब्रोकर से, या यदि आप इसका अनुसरण कर सकते हैं तो वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि प्लास्टिक डिवीजन सामग्री डिवीजन का हिस्सा है और यह संपूर्ण डिवीजन जी के कुल राजस्व में केवल 6.8% का योगदान देता है। तो क्या हुआ अगर लेक्सन अगला पैम्पर्स है? जी के शेयरधारकों के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं होगा। आप इसे देखें और अपने आप से पूछें कि लेक्सन को और कौन बनाता है, या आप लेक्सन के बारे में भूल जाते हैं। मूल्य आय अनुपात। हम इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ एक उपयोगी स्पष्टीकरण है। किसी भी कंपनी का पी अनुपात उचित कीमत पर उसकी विकास दर के बराबर होगा। मैं यहाँ कमाई की वृद्धि दर के बारे में बात कर रहा हूँ। आप इसका पता कैसे लगाते हैं? अपने ब्रोकर से पूछें कि पी अनुपात की तुलना में विकास दर क्या है। यदि कोका कोला का पी 15 है, तो आप उम्मीद करेंगे कि कंपनी प्रति वर्ष लगभग 15% की दर से बढ़ रही होगी, आदि। लेकिन यदि पी अनुपात विकास दर से कम है, तो हो सकता है कि आपने स्वयं को एक सौदा। मान लीजिए एक कंपनी जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 12% है, जिसे 12% उत्पादक भी कहा जाता है, और 6 का पी अनुपात एक बहुत ही आकर्षक संभावना है। दूसरी ओर प्रति वर्ष 6% की वृद्धि दर और 12 के पी अनुपात वाली कंपनी एक अनाकर्षक संभावना है और गिरावट की ओर अग्रसर है। सामान्य तौर पर जो पी अनुपात विकास दर का आधा है वह बहुत सकारात्मक है, और जो विकास दर का दोगुना है वह बहुत नकारात्मक है। हम म्यूचुअल फंड के लिए स्टॉक का विश्लेषण करने में हर समय इस उपाय का उपयोग करते हैं। यदि आपका ब्रोकर आपको कंपनी की विकास दर नहीं बता सकता है, तो आप वार्षिक आय लेकर स्वयं इसका पता लगा सकते हैं। मान रेखा या एक S&P रिपोर्ट और एक वर्ष से अगले वर्ष तक कमाई में प्रतिशत वृद्धि की गणना। इस तरह आप एक और माप के साथ समाप्त हो जाएंगे कि कोई स्टॉक बहुत महंगा है या नहीं। जहां तक अत्यंत महत्वपूर्ण भविष्य की विकास दर का सवाल है, आपका अनुमान भी उतना ही अच्छा है जितना मेरा। थोड़ा अधिक जटिल फॉर्मूला हमें विकास दर की तुलना कमाई से करने में सक्षम बनाता है, साथ ही लाभांश को भी ध्यान में रखता है। दीर्घकालिक विकास दर ज्ञात करें। मान लीजिए कंपनी एक्स की दर 12% है, लाभांश उपज जोड़े कंपनी एक्स 3% का भुगतान करती है, और पी अनुपात से विभाजित करें, कंपनी एक्स की दर 10 है। 12 जमा 3 को 10 से विभाजित करने पर 1.5 आता है। 1 से कम खराब है और 1.5 ठीक है, लेकिन आप वास्तव में जो खोज रहे हैं वह 2 या बेहतर है। 15% विकास दर, 3% लाभांश और 6 के पीई वाली कंपनी का 3 शानदार होगा। नकदी स्थिति। हम फोर्ड के दीर्घकालिक ऋण के 8.35 अरब डॉलर के नकद दायरे को पार कर गए हैं। जब कोई कंपनी अरबों नकदी पर बैठी हो, तो यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे। उसकी वजह यहाँ है। फोर्ड का स्टॉक 1982 में $4 प्रति शेयर से बढ़कर 1988 की शुरुआत में $38 प्रति शेयर विभाजन के लिए समायोजित हो गया था। रास्ते में मैंने अपने 5 मिलियन शेयर खरीदे। $38 प्रति शेयर पर मैंने पहले ही फोर्ड में भारी मुनाफा कमाया था
और वॉल स्ट्रीट कोरस लगभग 2 वर्षों से फोर्ड के अधिक मूल्यांकित होने के बारे में आवाज उठा रहा था। कई सलाहकारों ने कहा कि इस चक्रीय ऑटो कंपनी का आखिरी दौर था और अगला कदम गिरावट का था। मैंने कई मौकों पर स्टॉक को लगभग भुना लिया, लेकिन वार्षिक रिपोर्ट पर नजर डालने पर मैंने देखा कि फोर्ड ने कर से परे नकद में $16.30 प्रति शेयर जमा कर लिया था, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है। मेरे स्वामित्व वाली फोर्ड के प्रत्येक शेयर के लिए यह $16.30 का बोनस कागज पर किसी आनंददायक छिपी हुई छूट की तरह मौजूद था। $16.30 के बोनस ने सब कुछ बदल दिया। इसका मतलब यह था कि मैं ऑटो कंपनी को $38 प्रति शेयर के हिसाब से नहीं खरीद रहा था, जो उस समय स्टॉक की कीमत थी, बल्कि $21.70 प्रति शेयर, $38 घटा $16.30 नकद के हिसाब से खरीद रहा था। विश्लेषकों को उम्मीद थी कि फोर्ड अपने ऑटो परिचालन से $7 प्रति शेयर अर्जित करेगी, जिसने $38 की कीमत पर इसे 5.4 का पीई दिया, लेकिन $21.70 की कीमत पर इसका पीई 3.1 था। 3.1 का एपीई एक आकर्षक संख्या, चक्र या कोई चक्र नहीं है। यदि फोर्ड एक घटिया कंपनी होती या लोग इसकी नवीनतम कारों से विमुख होते तो शायद मैं प्रभावित नहीं होता। लेकिन फोर्ड एक महान कंपनी है और लोगों को नवीनतम फोर्ड कारों और ट्रकों से प्यार है। नकद कारक ने मुझे फोर्ड को बनाए रखने के लिए राजी करने में मदद की और मेरे द्वारा न बेचने का निर्णय लेने के बाद इसमें 40% से अधिक की वृद्धि हुई। मैं भी जानता था और आप भी पता लगा सकते थे, वार्षिक का रिपोर्ट अभी भी पढ़ने योग्य चमकदार अनुभाग में, कि फोर्ड के वित्तीय सेवा समूह फोर्ड क्रेडिट, फर्स्ट नेशनवाइड, यूएस लीजिंग और अन्य ने 1987 में अपने दम पर प्रति शेयर $1.66 कमाए। फोर्ड क्रेडिट के लिए, जिसने अकेले प्रति शेयर $1.33 का योगदान दिया, यह आय वृद्धि का लगातार 13वां वर्ष है। फोर्ड के वित्तीय व्यवसायों की आय को 10 का काल्पनिक पीई अनुपात निर्दिष्ट करते हुए वित्त कंपनियों का पीई अनुपात आमतौर पर 10 होता है। मैंने अनुमान लगाया कि इन सहायक कंपनियों का मूल्य $1.66 का 10 गुना या $16.60 प्रति शेयर होगा। तो फोर्ड के $38 में बेचने से आपको शुद्ध नकदी में $16.30 और वित्त कंपनियों के मूल्य में $16.60 मिल रहे थे। इसलिए ऑटोमोबाइल व्यवसाय में आपको प्रति शेयर कुल $5.10 की लागत आ रही थी और इसी ऑटोमोबाइल व्यवसाय से प्रति शेयर $7 कमाने की उम्मीद थी। क्या फोर्ड एक जोखिम भरा चुनाव था? $5.10 प्रति शेयर पर यह एक पूर्ण चोरी थी, इस तथ्य के बावजूद कि स्टॉक 1982 के बाद से लगभग 10 गुना ऊपर था। बोइंग एक और नकदी समृद्ध स्टॉक है। 1987 की शुरुआत में यह कम $40 में बिका, लेकिन $27 नकद के साथ आप कंपनी को $15 में खरीद रहे थे। मैं 1988 की शुरुआत में एक छोटे पद के साथ बोइंग में शामिल हुआ, फिर इसे एक बड़े पद तक बनाया, आंशिक रूप से नकदी के कारण और आंशिक रूप से क्योंकि बोइंग के पास अभी तक भरे जाने वाले वाणिज्यिक ऑर्डरों का रिकॉर्ड बैकलॉग था। बेशक नकदी से हमेशा फर्क नहीं पड़ता। अक्सर चिंता करने के लिए इसमें पर्याप्त चीजें नहीं होती हैं। शलमबर्गर के पास बहुत अधिक नकदी है, लेकिन प्रति शेयर प्रभावशाली राशि नहीं है। ब्रिस्टल मायर्स के पास $1.6 अरब नकद और केवल $200 मिलियन का दीर्घकालिक ऋण है, जो एक प्रभावशाली अनुपात बनाता है, लेकिन 280 मिलियन शेयरों के बकाया के साथ $1.4 अरब की शुद्ध नकदी ऋण घटाने के बाद प्रति शेयर $5 बनती है। $40 से अधिक में स्टॉक बेचने पर $5 का कोई महत्व नहीं है। यदि स्टॉक $15 तक गिर गया तो यह एक बड़ी बात होगी। फिर भी अपने शोध के हिस्से के रूप में नकदी की स्थिति और संबंधित व्यवसायों के मूल्य की जांच करना हमेशा उचित होता है। आप कभी नहीं जानते कि कब आपकी नज़र फोर्ड पर पड़ेगी। जब तक हम इस विषय पर हैं, फोर्ड अपनी सारी नकदी का क्या करने जा रही है? जैसे ही किसी कंपनी में नकदी का ढेर लग जाता है,
तो इसका क्या होगा, इसके बारे में अटकलें लग सकती हैं। स्टॉक की कीमत। फोर्ड तेजी से लाभांश बढ़ा रहा है और शेयरों को वापस खरीद रहा है, लेकिन इसने अभी भी इससे अधिक अरबों डॉलर जमा कर लिए हैं। कुछ निवेशकों को आश्चर्य होता है कि क्या फोर्ड पैसा उड़ा देगा, लेकिन अब तक फोर्ड अपने अधिग्रहणों में विवेकपूर्ण रहा है। फोर्ड के पास पहले से ही एक क्रेडिट कंपनी और एक ऋण कंपनी है, और यह एक साझेदारी के माध्यम से हर्ट्ज रेंट ए कार को नियंत्रित करती है। इसने ह्यूजेस एरोस्पेस के लिए कम बोली लगाई लेकिन हार गई। TRW समझदार तालमेल बना सकता है। यह ऑटोमोटिव पार्ट्स का एक प्रमुख विश्वव्यापी उत्पादक है और कुछ समान इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में भी है। इसके अलावा TRW कारों के लिए एयरबैग का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है। लेकिन अगर फोर्ड मेरिल लिंच या लॉकहीड खरीदता है, दोनों अफवाहें थी, तो क्या यह खराब करने वालों की लंबी सूची में शामिल हो जाएगा? ऋण कारक। कंपनी पर कितना बकाया है और उसके पास कितना स्वामित्व है? ऋण बनाम इक्विटी। यह एक ऐसी चीज है जो एक ऋण अधिकारी आपके बारे में यह निर्णय लेने के लिए जानना चाहेगा कि क्या आप एक अच्छे ऋण जोखिम वाले व्यक्ति हैं। एक सामान्य कॉर्पोरेट बैलेंस शीट के दो पहलू होते हैं। बाईं ओर संपत्तियां, इन्वेंट्री, प्राप्य, संयंत्र और उपकरण आदि है। दाहिना भाग दर्शाता है कि परिसंपत्तियों का वित्तपोषण कैसे किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय ताकत निर्धारित करने का एक त्वरित तरीका बैलेंस शीट के दाईं ओर इक्विटी की तुलना ऋण से करना है। यह ऋण से इक्विटी अनुपात निर्धारित करना आसान है। 1987 की वार्षिक रिपोर्ट से फोर्ड की बैलेंस शीट को देखते हुए आप देखते हैं कि कुल शेयरधारक की इक्विटी $18.492 बिलियन है। उससे ऊपर की कुछ पंक्तियां आप देखते हैं कि दीर्घकालिक ऋण $1.7 बिलियन है। अल्पकालिक ऋण भी है, लेकिन इन थंबनेल मूल्यांकनों में मैं इसे अनदेखा करता हूं, जैसा कि मैंने कहा है। यदि अल्पकालिक ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त नकदी है, पंक्ति 2 देखें, तो आपको अल्पावधि के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सावधि ऋण डॉट। एक सामान्य कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में 75% इक्विटी और 25% ऋण होता है। फोर्ड का इक्विटी टू डेट अनुपात $18 बिलियन से $1.7 बिलियन या 91% इक्विटी और 10% से कम ऋण है। यह बहुत मजबूत बैलेंस शीट है। इससे भी मजबूत बैलेंस शीट में 1% ऋण और 99% इक्विटी हो सकती है। दूसरी ओर कमजोर बैलेंस शीट में 80% ऋण और 20% इक्विटी हो सकती है। टर्नअराउंड और संकटग्रस्त कंपनियों के बीच मैं ऋण कारक पर विशेष ध्यान देता हूं। किसी भी अन्य चीज से अधिक यह ऋण है जो यह निर्धारित करता है कि कौन सी कंपनियां जीवित रहेंगी और कौन सी संकट में दिवालिया हो जाएंगी। भारी कर्ज वाली युवा कंपनियां हमेशा जोखिम में रहती हैं। एक बार मैं प्रौद्योगिकी के दो निराशाजनक शेयरों को देख रहा था, GCA और एप्लाइड मटेरियल्स। दोनों ने कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पूंजी उपकरण मशीनों का निर्माण किया। यह उन अत्यधिक तकनीकी क्षेत्रों में से एक है जिससे बचना ही बेहतर है, और इन कंपनियों ने गिरावट के साथ इसे साबित भी किया है। 1985 के अंत में GCA स्टॉक $20 से गिरकर $12 पर आ गया और एप्लाइड मटेरियल्स का प्रदर्शन और भी खराब हो गया, $16 से गिरकर $8 पर आ गया। अंतर यह था कि जब GCA मुसीबत में पड़ा तो उस पर $114 मिलियन का कर्ज था और इसमें से लगभग सारा बैंक कर्ज था। मैं इसे आगे समझाऊंगा। इसके पास केवल $3 मिलियन नकद थे और इसकी मुख्य संपत्ति $73 मिलियन की इन्वेंट्री थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय में चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं कि एक साल की $73 मिलियन की इन्वेंट्री अगले साल $20 मिलियन की इन्वेंट्री बन सकती है। कौन जानता है कि आपकी बिक्री में उन्हें इसके बदले वास्तव में क्या मिल सकता है। दूसरी ओर एप्लाइड मटेरियल्स पर केवल $17 मिलियन का कर्ज और $36 मिलियन नकद था। जब इलेक्ट्रॉनिक घटकों के कारोबार में तेजी आई
तो अप्लाइड मटेरियल्स $8 से $36 तक पहुंच गया, लेकिन जीसीए पुनरुद्धार का आनंद लेने के लिए मौजूद नहीं था। एक कंपनी बंद हो गई और उसे लगभग 10 सेंट प्रति शेयर पर खरीद लिया गया, जबकि दूसरी कंपनी 4 गुना से भी अधिक बढ़ गई। कर्ज के बोझ का फर्क था। यह एक प्रकार का ऋण है, वास्तविक राशि की तरह, जो किसी संकट में विजेताओं को हारने वालों से अलग करता है। वहाँ बैंक ऋण है और वहाँ वित्तपोषित ऋण है। बैंक ऋण सबसे खराब प्रकार और जीसीए के पास था, मांग पर देय है। इसे बैंक से आना जरूरी नहीं है। यह वाणिज्यिक पत्र का रूप भी ले सकता है, जिसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी को थोड़े समय के लिए उधार दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बहुत जल्द देय है और कभी-कभी कॉल पर देय भी होता है। इसका मतलब है कि ऋणदाता मुसीबत के पहले संकेत पर अपना पैसा वापस मांग सकता है। यदि उधारकर्ता पैसे वापस नहीं कर सकता है, तो यह बंद है। अध्याय 11। लेनदारों ने कंपनी छीन ली और शेयरधारकों के पास कुछ भी नहीं बचा। फंडेड ऋण शेयरधारक के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा प्रकार को कभी भी ऋण नहीं कहा जा सकता, चाहे स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो, जब तक कि उधारकर्ता ब्याज का भुगतान करना जारी रखता है। मूलधन 15, 20 या 30 वर्षों तक देय नहीं हो सकता है। वित्त पोषित ऋण आमतौर पर लंबी परिपक्वता वाले नियमित कॉरपोरेट बॉन्ड का रूप लेता है। कॉरपोरेट बॉन्ड को कंपनी की वित्तीय स्थिति के आधार पर रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपग्रेड या डाउनग्रेड किया जा सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, बॉन्डधारक बैंक की तरह मूलधन के तत्काल पुनर्भुगतान की मांग नहीं कर सकते हैं। कभी-कभी ब्याज भुगतान भी टाला जा सकता है। वित्तपोषित ऋण कंपनियों को संकट से बाहर निकलने का समय देता है। एक विशिष्ट फुटनोट में से एक में वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी अपने दीर्घकालिक ऋण, भुगतान किए जा रहे ब्याज और ऋण देय होने की तारीखों का ब्यौरा देती है। जब मैं क्रिसलर जैसे बदलाव का मूल्यांकन कर रहा होता हूँ, तो ऋण संरचना के साथ साथ ऋण की राशि पर भी विशेष ध्यान देता हूँ। हर कोई जानता था कि क्रिसलर को कर्ज की समस्या थी। प्रसिद्ध बेलआउट व्यवस्था में मुख्य तत्व यह था कि सरकार ने कुछ स्टॉक विकल्पों के बदले में $1.4 बिलियन के ऋण की गारंटी दी थी। बाद में सरकार ने इन स्टॉक विकल्पों को बेच दिया और वास्तव में सौदे पर बड़ा लाभ कमाया, लेकिन उस समय आप इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। हालांकि आप जो महसूस कर सकते थे वह यह था कि क्रिसलर की ऋण व्यवस्था ने कंपनी को पैंतरेबाजी के लिए जगह दी थी। मैंने यह भी देखा कि क्रिसलर के पास $1 बिलियन नकद थे और उसने हाल ही में अपने टैंक डिवीजन को $336 मिलियन में जनरल डायनेमिक्स को बेच दिया था। सच है, उस समय क्रिसलर को थोड़ी रकम का नुकसान हो रहा था, लेकिन नकदी और सरकार से मिले ऋण की संरचना ने आपको बताया कि बैंकर कम से कम 1 या 2 साल तक इस जगह को बंद नहीं करने वाले थे। इसलिए यदि आपको विश्वास है कि ऑटो उद्योग वापस आ रहा है, जैसा कि मैंने किया था, और आप जानते थे कि क्रिसलर ने बड़े सुधार किए हैं और उद्योग में कम लागत वाला निर्माता बन गया है, तो आपको क्रिसलर के अस्तित्व पर कुछ भरोसा हो सकता था। यह उतना जोखिम भरा नहीं था जितना अखबारों में दिख रहा था। माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक और कंपनी है जिसे ऋण संरचना द्वारा गुमनामी से छीन लिया गया था और इसमें फिडेलिटी का प्रमुख हाथ था। यह इदाहो की एक अद्भुत कंपनी थी जो अपने आखिरी पड़ाव पर लड़खड़ाते हुए हमारे कार्यालय में आई थी, जो कंप्यूटर मेमोरी चिप उद्योग में मंदी और बाजार में ड्राम मेमोरी चिप्स की जापानी डंपिंग का शिकार थी। माइक्रोन ने यह दावा करते हुए मुकदमा दायर किया कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जापानी माइक्रोन की तुलना में कम लागत पर चिप्स का उत्पादन कर सके, और इसलिए जापानी प्रतिस्पर्धा से बाहर होने के लिए घाटे में माल बेच रहे थे। आखिरकार माइक्रोन ने मुकदमा जीत लिया। इस बीच टेक्सास इंडस्ट्रीज और माइक्रोन को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण घरेलू उत्पादक व्यवसाय से बाहर हो गए। माइक्रोन का अस्तित्व उस पर चढ़े बैंक ऋण के कारण खतरे में पड़ गया था और उसका स्टॉक $40 से गिरकर $4 हो गया था। इसकी आखिरी उम्मीद एक बड़े परिवर्तनीय डिबेंचर, एक बांड जिसे खरीदार के विवेक पर स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है,
बेचना था। इससे कंपनी को बैंक ऋण का भुगतान करने और अपनी अल्पकालिक कठिनाइयों से निपटने के लिए पर्याप्त नकदी जुटाने में मदद मिलेगी, क्योंकि परिवर्तनीय डिबेंचर पर मूलधन कई वर्षों से देय नहीं था। फिडेलिटी ने उस डिबेंचर का एक बड़ा हिस्सा खरीदा। जब मेमोरी चिप व्यवसाय बदल गया और माइक्रोन लाभप्रदता पर लौट आया, तो स्टॉक $4 से बढ़कर $24 हो गया और फिडेलिटी ने अच्छा लाभ कमाया। लाभांश। क्या आप एकमात्र ऐसी चीज जानते हैं जो मुझे खुशी देती है? यह मेरे लाभांश को आते हुए देखना है। जॉन डी रॉकफेलर, 1901। अतिरिक्त आय की इच्छा रखने वाले निवेशक अक्सर लाभांश देने वाले शेयरों को उन शेयरों की तुलना में पसंद करते हैं जो लाभांश नहीं देते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेल में चेक हमेशा काम आता है, यहाँ तक कि जॉन डी रॉकफेलर के लिए भी। लेकिन वास्तविक मुद्दा, जैसा कि मैं देखता हूँ, यह है कि लाभांश या लाभांश की कमी किसी कंपनी के मूल्य और समय के साथ उसके स्टॉक की कीमत को कैसे प्रभावित करती है। लाभांश को लेकर कॉरपोरेट निदेशकों और शेयरधारकों के बीच बुनियादी संघर्ष ट्रस्ट फंड को लेकर बच्चों और उनके माता-पिता के बीच संघर्ष के समान है। बच्चे त्वरित वितरण पसंद करते हैं और माता-पिता बच्चों के अधिक लाभ के लिए धन पर नियंत्रण रखना पसंद करते हैं। लाभांश देने वाली कंपनियों के पक्ष में एक मजबूत तर्क यह है कि जो कंपनियां लाभांश नहीं देती हैं, उनका पैसा बेवकूफी भरे कामों में उड़ाने का दुखद इतिहास रहा है। मैंने कॉरपोरेट वित्त के मूत्राशय सिद्धांत पर विश्वास करना शुरू करने के लिए ऐसा कई बार देखा है, जैसा कि पेंजोइल के ह्यूग लिट्के ने प्रतिपादित किया था। राजकोष में जितनी अधिक नकदी जमा होगी, उसे कम करने का दबाव उतना ही अधिक होगा। लिट्के की प्रसिद्धि का पहला दावा एक छोटी तेल कंपनी पेंजोइल को एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में बनाना था। उनकी प्रसिद्धि का दूसरा दावा एक अदालती लड़ाई में टेक्साको गोलियत को $3 बिलियन से हराना था, जिसमें सभी ने कहा था कि पेंजोइल डेविड हार जाएगा। पहले चर्चा की गई 1960 के दशक के उत्तरार्ध की अवधि को ब्लैडर ईयर्स के रूप में याद किया जाना चाहिए। आज भी कॉरपोरेट प्रबंधकों के बीच दुर्भाग्यपूर्ण उद्यमों पर मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति है, लेकिन 20 साल पहले की तुलना में बहुत कम। लाभांश भुगतान करने वाले शेयरों के पक्ष में एक और तर्क यह है कि लाभांश की उपस्थिति शेयर की कीमत को उतना गिरने से रोक सकती है जितना कि लाभांश न होने पर होता। 1987 के विनाश में उच्च लाभांश दाताओं ने गैरलाभांश दाताओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और सामान्य बाजार की आधी से भी कम गिरावट का सामना करना पड़ा। यही एक कारण है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में कुछ दिग्गजों और यहाँ तक कि धीमी गति से उत्पादकों को रखना पसंद करता हूँ। जब कोई स्टॉक $20 में बिकता है, तो $2 प्रति शेयर लाभांश के परिणामस्वरूप 10% उपज होती है, लेकिन स्टॉक की कीमत $10 तक गिर जाती है और अचानक आपको 20% उपज मिल जाती है। यदि निवेशकों को यकीन है कि उच्च उपज बरकरार रहेगी, तो वे केवल उसके लिए स्टॉक खरीदेंगे। इससे शेयर की कीमत में एक न्यूनतम स्तर आएगा। ब्लू चिप्स के साथ लाभांश भुगतान करने और बढ़ाने के लंबे रिकॉर्ड ऐसे स्टॉक हैं जिनकी ओर लोग किसी भी प्रकार के संकट में आते हैं। फिर जो छोटी कंपनियां लाभांश का भुगतान नहीं करती, उनकी वजह से बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है। वे पैसे को विस्तार में लगा रहे हैं। कंपनियां सबसे पहले स्टॉक इसलिए जारी करती हैं ताकि वे बैंक से कर्ज का बोझ डाले बिना अपने विस्तार को वित्त पोषित कर सकें। मैं किसी भी दिन एक पुराने लाभांश भुगतानकर्ता के स्थान पर एक आक्रामक उत्पादक को ले लूंगा। विद्युत उपयोगिताएं और टेलीफोन उपयोगिताएं प्रमुख लाभांश भुगतान करता है। धीमी वृद्धि की अवधि में उन्हें संयंत्र बनाने या अपने उपकरणों का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं होती है और नकदी ढेर हो जाती है। तीव्र विकास की अवधि में लाभांश संयंत्र निर्माण के लिए आवश्यक भारी मात्रा में पूंजी को आकर्षित करने का लालच होता है। कंसोलिडेटेड एडिसन ने पता लगाया है कि वह कनाडा से अतिरिक्त बिजली खरीद सकता है, तो उसे महंगे नए जनरेटर और उन्हें मंजूरी देने और निर्माण करने के सभी खर्चों पर पैसा क्यों बर्बाद करना चाहिए?
क्योंकि इन दिनों इसका कोई बड़ा खर्च नहीं है। कौन एड सैकड़ों करोड़ नकद इकट्ठा कर रहा है, औसत से ऊपर स्टॉक वापस खरीद रहा है और लगातार लाभांश बढ़ा रहा है। जनरल पब्लिक यूटिलिटीज, जो अब अपने 3 माइल आइलैंड हादसे से उबर चुकी है, विकास के उसी चरण पर पहुंच गई है जो कॉन एड ने 10 साल पहले किया था। चार्ट देखें। यह भी अब स्टॉक वापस खरीद रहा है और लाभांश बढ़ा रहा है। क्या यह भुगतान करता है? यदि आप किसी स्टॉक को उसके लाभांश के लिए खरीदने की योजना बनाते हैं, तो पता करें कि क्या कंपनी मंदी और बुरे समय के दौरान इसका भुगतान करने में सक्षम होगी। फ्लीट नॉरस्टार, जो पहले इंडस्ट्रियल नेशनल बैंक था, के बारे में क्या ख्याल है, जिसने 1791 से अबाधित लाभांश का भुगतान किया है? यदि धीमी गति से उत्पादक लाभांश को छोड़ देता है, तो आप एक कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं, एक सुस्त उद्यम जिसके लिए बहुत कम प्रयास होता है। नियमित रूप से लाभांश बढ़ाने का 20 या 30 साल का रिकॉर्ड रखने वाली कंपनी आपके लिए सबसे अच्छा दाव है। केलॉग और राल्स्टन पुरीना जैसे शेयरों ने पिछले 3 युद्धों और 8 मंदी के दौरान लाभांश को कम नहीं किया है, उन्हें समाप्त तो नहीं किया है। इसलिए यदि आप लाभांश में विश्वास करते हैं, तो यह वह प्रकार है जिसे आप अपनाना चाहते हैं। साउथमार्क जैसी भारी कर्ज में डूबी कंपनियां कभी भी ब्रिस्टल मायर्स के समान आश्वासन नहीं दे सकती, जिस पर बहुत कम कर्ज है। वास्तव में साउथमार्क को हाल ही में अपने रियल एस्टेट परिचालन से घाटा हुआ। स्टॉक की कीमत $11 से गिरकर $3 हो गई और कंपनी ने लाभांश को निलंबित कर दिया। चक्रीय हमेशा विश्वसनीय लाभांश भुगतानकर्ता नहीं होते हैं। फोर्ड ने 1982 में अपने लाभांश को छोड़ दिया और स्टॉक कीमत घटकर $4 प्रति शेयर विभाजन के लिए समायोजित से कम हो गई। 25 साल का निचला स्तर। जब तक फोर्ड अपनी सारी नकदी नहीं खो देता, किसी को भी आज अपने छूटते लाभांश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुस्तक मूल्य। इन दिनों बुक वैल्यू पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, शायद इसलिए क्योंकि इसे ढूंढना बहुत आसान संख्या है। आप देखते हैं कि इसकी सूचना हर जगह दी गई है। लोकप्रिय कंप्यूटर प्रोग्राम आपको तुरंत बता सकते हैं कि कितने स्टॉक बताए गए बुक वैल्यू से कम पर बिक रहे हैं। लोग इस सिद्धांत पर इनमें निवेश करते हैं कि यदि बुक वैल्यू $20 प्रति शेयर है और स्टॉक $10 में बिकता है, तो उन्हें आधी कीमत पर कुछ मिल रहा है। दोष यह है कि बताई गई बुक वैल्यू का अक्सर कंपनी के वास्तविक मूल्य से बहुत कम संबंध होता है। यह अक्सर वास्तविकता को बड़े अंतर से कम या अधिक महत्व देता है। दिवालिया होने पर पेन सेंट्रल का बुक वैल्यू $60 प्रति शेयर से अधिक था। 1976 के अंत में एलन वुड स्टील का अनुमानित बुक वैल्यू $32 मिलियन या $40 प्रति शेयर था। इसके बावजूद कंपनी ने आवेदन किया। अध्याय 11 दिवालियापन। 6 महीने बाद समस्या यह थी कि इसकी नई इस्पात निर्माण सुविधा, जिसकी कीमत कागज पर शायद $30 मिलियन थी, की योजना अयोग्य तरीके से बनाई गई थी और कुछ परिचालन संबंधी खामियों ने इसे व्यावहारिक रूप से बेकार बना दिया था। ऋण का कुछ हिस्सा चुकाने के लिए स्टील प्लेट मिल को लगभग $5 मिलियन में लुकेन्स कॉर्प को बेच दिया गया था और शेष संयंत्र को संभवतः स्क्रैप के लिए बेच दिया गया था। एक कपड़ा कंपनी के पास कपड़े से भरा एक गोदाम हो सकता है जिसे कोई भी नहीं चाहता है, उसे $4 प्रति गज की दर पर ले जाया जा सकता है। हकीकत में वे 10 सेंट के लिए सामान नहीं दे सकते थे। यहाँ एक और अलिखित नियम है, आप तैयार उत्पाद के जितना करीब पहुँचेंगे, पुनर्विक्रय मूल्य उतना ही कम अनुमानित होगा। आप जानते हैं कि कपास की कीमत कितनी है, लेकिन नारंगी सूती शर्ट के बारे में कौन निश्चित हो सकता है? आप जानते हैं कि धातु की एक पट्टी से आपको क्या मिल सकता है, लेकिन फ्लोर लैम्प के रूप में इसका क्या मूल्य है? देखिए, कुछ साल पहले क्या हुआ था जब निवेशकों में सबसे समझदार वॉरेन बफेट ने न्यू बेडफोर्ड टेक्सटाइल प्लांट को बंद करने का फैसला किया था, जो उनके शुरुआती अधिग्रहणों में से एक था। प्रबंधन को उम्मीद थी कि करघा मशीनरी को बेचने से कुछ मिलेगा, जिसकी बुक वैल्यू $8,66,000 थी।
लेकिन एक सार्वजनिक नीलामी में कुछ ही साल पहले $5,000 में खरीदे गए करघे प्रत्येक $26 में बेचे गए, उन्हें ले जाने की लागत से भी कम, जिसका मूल्य बुक वैल्यू में $8,66,000 था। वास्तविक नकदी में केवल $1,63,000 लाया गया। यदि बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के लिए कपड़ा ही सब कुछ होता, तो यह ठीक उसी तरह की स्थिति होती जो बुक वैल्यू विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करती है। इस बैलेंस शीट को देखो, हैरी। अकेले करघे की कीमत $5 प्रति शेयर है और स्टॉक $2 में बिक रहा है। हम कैसे चूक सकते हैं? वे चूक सकते थे, ठीक है, क्योंकि जैसे ही करघे को निकटतम लैंडफिल में ले जाया जाएगा, स्टॉक घटकर 20 सेंट रह जाएगा। बैलेंस शीट के बाईं ओर ओवरवैल्यूड संपत्तियां विशेष रूप से विश्वासघाती होती हैं, जब दाईं ओर बहुत अधिक कर्ज होता है। मान लीजिए कि एक कंपनी संपत्ति में $400 मिलियन और ऋण में $300 मिलियन दिखाती है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक बुक वैल्यू $100 मिलियन होती है। आप जानते हैं कि ऋण भाग एक वास्तविक संख्या है, लेकिन अगर $400 मिलियन की संपत्ति दिवालियापन बिक्री में केवल $200 मिलियन लाएगी, तो वास्तविक बुक वैल्यू नकारात्मक $100 मिलियन है। कंपनी बेकार से भी कम है। यह अनिवार्य रूप से उन बदकिस्मत निवेशकों के साथ हुआ जिन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध फ्लोरिडा भूमि विकास कंपनी रेडिस में कुल संपत्ति में $50 प्रति शेयर के बल पर स्टॉक खरीदा था, जो स्टॉक के साथ काफी आकर्षक लग रहा होगा। $10 पर। लेकिन रेडिस में अधिकांश मूल्य भ्रामक था, जो रियल एस्टेट लेखांकन के अजीब नियमों का परिणाम था, जिसमें परियोजना के पूरा होने और बेचे जाने तक ऋण पर बकाया ब्याज को संपत्ति के रूप में गिना जाता है। हैंडी और हरमन का स्टॉक लगभग $17 प्रति शेयर पर बिक रहा है, जो अकेले धातुओं के मूल्य से भी कम है। क्या यह एक अच्छा परिसंपत्ति खेल है? हमारे मित्र बफेट ने ऐसा सोचा था। वह कई वर्षों तक हैंडी और हरमन में एक बड़े पद पर रहे हैं, लेकिन स्टॉक कहीं नहीं गया है, कंपनी की कमाई कम है और विविधीकरण कार्यक्रम भी बहुत सफल नहीं रहा है। आप विविधीकरण कार्यक्रमों के बारे में पहले से ही जानते हैं। हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि बफेट कंपनी में अपनी रुचि कम कर रहे हैं। अब तक हैंडी और हरमन अपनी छिपी हुई संपत्ति क्षमता के बावजूद अब तक का एकमात्र खराब निवेश प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर सोने और चांदी की कीमतें नाटकीय रूप से बढ़ती है, तो इस स्टॉक में भी वृद्धि होगी। सोने चांदी के अलावा भी कई तरह की गुप्त संपत्ति होती है। कोका कोला या रोबिटसन जैसे ब्रांड नामों का जबरदस्त मूल्य है, जो किताबों में प्रतिबिंबित नहीं होता है। इसी तरह पेटेंट वाली दवाएं, केबल फ्रेंचाइजी, टीवी और रेडियो स्टेशन भी सभी को मूल लागत पर ले जाया जाता है, फिर तब तक मूल्यह्रास किया जाता है जब तक कि वे भी बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष से गायब नहीं हो जाते। मैंने पहले ही पेबल बीच का उल्लेख किया है, जो रियल एस्टेट में छिपी हुई संपत्ति का एक बड़ा खेल है। मैं अभी भी उस स्टॉक को खोने के लिए खुद को कोस सकता हूँ। लेकिन रियल एस्टेट में इस तरह के खेल हर जगह होते हैं। रेलमार्ग संभवतः सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, न केवल बर्लिंगटन नॉर्दर्न, यूनियन पैसिफिक और सांता फे दक्षिणी पैसिफिक के पास बड़ी मात्रा में जमीन है, बल्कि यह सब किताबों में लगभग कुछ भी नहीं की कीमत पर किया जाता है। सांता फे दक्षिणी प्रशांत कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा निजी जमींदार है, जिसके पास राज्य की 100 मिलियन एकड़ जमीन में से 1.3 मिलियन जमीन है। देश भर में इसके पास 14 राज्यों में 30 लाख एकड़ जमीन है, जो रोड आइलैंड राज्य के आकार का 4 गुना है। एक अन्य उदाहरण CSX, एक दक्षिण पूर्वी रेलमार्ग है। 1988 में CSX ने फ्लोरिडा राज्य को 80 मील का रास्ता बेच दिया। भूमि का पुस्तक मूल्य लगभग 0 था और ट्रैक का मूल्य $11 मिलियन था। सौदे में CSX ने ट्रैक के ऑफ पीक उपयोग को बरकरार रखा, इसलिए राजस्व अप्रभावित रहा। ऑफ पीक घंटों के दौरान मालवाहक जहाज और करों के बाद बिक्री $264 मिलियन में हुई। अपना केक बनाने और उसे खाने के बारे में भी बात करें।
कभी कभी आपको ऐसी तेल कंपनी या रिफाइनर मिल जाएगा जिसने 40 वर्षों से जमीन में इन्वेंट्री रखी हुई है और टेडी रूजवेल्ट प्रशासन के दिनों से अधिग्रहण की मूल लागत पर अकेले तेल का मूल्य स्टॉक के सभी शेयरों की मौजूदा कीमत से अधिक है। वे रिफाइनरी को खत्म कर सकते थे, सभी कर्मचारियों को निकाल सकते थे और तेल बेचकर 45 सेकंड में शेयरधारकों के लिए भाग्य बना सकते थे। तेल बेचना कोई परेशानी की बात नहीं है। यह कपड़े बेचने जैसा नहीं है। किसी को परवाह नहीं है कि यह इस साल का तेल है या पिछले साल का तेल है या यह फ्यूशिया या मैजेंटा है। कुछ साल पहले बोस्टन में चैनल 5 लगभग $450 मिलियन में बेचा गया था। यह उचित बाजार मूल्य था। हालांकि जब उस स्टेशन को मूल रूप से अपना लाइसेंस प्रदान किया गया था तो उसने उचित कागजात दाखिल करने के लिए संभवतः $25,000 का भुगतान किया था, शायद टावर के लिए $1 मिलियन और स्टूडियो के लिए अतिरिक्त $1 या $2 मिलियन का भुगतान किया था। शुरू में कागज पर पूरे शेबंग का मूल्य $2.5 मिलियन था और $2.5 मिलियन का मूल्यह्रास किया गया था। जिस समय इसे बेचा गया उस समय इस उद्यम का बुक वैल्यू संभवतः 300 गुना बहुत कम था। अब जब स्टेशन के मालिक बदल गए हैं तो नई बुक वैल्यू $450 मिलियन बिक्री मूल्य पर आधारित होगी, इसलिए विसंगति दूर हो जाएगी। यदि आप $2.5 मिलियन मूल्य के टीवी स्टेशन के लिए $450 मिलियन का भुगतान करते हैं तो खाते अतिरिक्त $447.5 मिलियन को सद्भावना कहते हैं। सद्भावना को नई पुस्तकों में एक परिसंपत्ति के रूप में रखा जाता है और अंततः इसे भी खत्म कर दिया जाएगा। यह बदले में एक और संभावित परिसंपत्ति खेल तैयार करेगा। 1960 के दशक के बाद सद्भावना के लिए लेखांकन के तरीके बदल दिए गए जब कई कंपनियों ने अपनी संपत्ति को बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया। अब यह दूसरा तरीका है। उदाहरण के लिए कोका कोला एंटरप्राइजेज, कोका कोला द्वारा बनाई गई नई कंपनी, अपने बॉटलिंग परिचालन के लिए अब इसके बहीखातों में $2.7 बिलियन मूल्य की साख है। वह $2.7 बिलियन उस राशि का प्रतिनिधित्व करता है जो बॉटलिंग फ्रेंचाइजी के लिए संयंत्रों, इन्वेंट्री और उपकरणों की लागत से ऊपर और उससे अधिक भुगतान किया गया था। यह फ्रेंचाइजी का अमूर्त मूल्य है। लेखांकन के मौजूदा नियमों के तहत कोका कोला एंटरप्राइजेज को अगले 4 दशकों में इस सद्भावना को 0 तक लिखना है, जबकि वास्तव में फ्रेंचाइजी का मूल्य साल दर साल बढ़ रहा है। सद्भावना के लिए भुगतान करके कोका कोला एंटरप्राइजेज अपनी कमाई को दंडित कर रही है। 1987 में कंपनी ने 63 सेंट की सूचना दी, लेकिन वास्तव में उसने अतिरिक्त 50 सेंट कमाए जो सद्भावना ऋण को बट्टे खाते में डालने में चले गए। कोका कोला एंटरप्राइजेज न केवल कागजों पर दिखाई देने वाली तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, बल्कि हर दिन छिपी हुई संपत्ति बड़ी हो रही है। किसी ऐसी दवा के मालिक होने में भी छिपा हुआ मूल्य है जिसे कोई और 17 वर्षों तक नहीं बना सकता है, और यदि मालिक दवा में थोड़ा सुधार कर सकता है तो उसे अगले 17 वर्षों के लिए पेटेंट रखने का मौका मिलता है। किताबों में ये अद्भुत दवा पेटेंट जिप्पो के लायक हो सकते हैं। जब मोनसेंटो ने सियल को खरीदा तो उसने न्यूट्रास्वीट को खरीद लिया। न्यूट्रास्वीट 4 साल में पेटेंट से बाहर हो जाता है और तब भी मूल्यवान बना रहेगा, लेकिन मोनसेंटो कमाई के मुकाबले पूरी चीज लिख रहा है। 4 वर्षों में न्यूट्रास्वीट मोनसेंटो की बैलेंस शीट पर 0 के रूप में दिखाई देगा। ठीक उसी तरह जैसे कोका कोला एंटरप्राइजेज के मामले में जब मोनसेंटो कमाई के बदले कुछ लिखता है तो वास्तविक कमाई को कम करके आंका जाता है। यदि कंपनी वास्तव में प्रति शेयर $10 का मुनाफा कमाती है, लेकिन उसे न्यूट्रास्वीट जैसी चीजों को बट्टे खाते में डालने के लिए भुगतान करने के लिए उसमें से $2 का भुगतान करना पड़ता है, जब वह न्यूट्रास्वीट को बट्टे खाते में डालना बंद कर देती है तो आय प्रति शेयर $2 बढ़ जाएगी। इसके अलावा मोनसेंटो अपने सभी अनुसंधान और विकास पर उसी तरह से खर्च कर रहा है, और किसी दिन जब खर्च बंद हो जाएगा और नए उत्पाद बाजार में आएंगे तो कमाई में विस्फोट हो जाएगा।
अगर आप यह समझ गए तो आपके पास बड़ी बढ़त है। किसी बड़ी मूल कंपनी के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाले सहायक व्यवसायों में छिपी हुई संपत्ति हो सकती है। हम पहले ही फोर्ड से आगे निकल चुके हैं। दूसरी यूएल थी, जो संक्षिप्त अवधि से पहले यूनाइटेड एयरलाइंस की विविधीकृत मूल कंपनी थी, जब इसे एलेगिस कहा जाता था। रैगवीड और पराग के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। फिडेलिटी के एयरलाइन विश्लेषक ब्रैड लुइस ने इसे देखा। यूएल के भीतर हिल्टन इंटरनेशनल की कीमत $1 बिलियन थी। हर्ट्स रेंट ए कार, बाद में फोर्ड की अध्यक्षता वाली साझेदारी को बेची गई, की कीमत $1.3 बिलियन थी। वेस्टिन होटल्स की कीमत $1.4 बिलियन थी और यात्रा आरक्षण प्रणाली की कीमत $1 बिलियन से अधिक थी। ऋण और करों को घटाने के बाद इन परिसंपत्तियों का मूल्य यूएल के स्टॉक की कीमत से अधिक था। इसलिए संक्षेप में निवेशक ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक को मुफ्त में चुना। फिडेलिटी ने इस पर ट्रक का समर्थन किया और स्टॉक टूबैगर था। जब एक कंपनी के पास एक अलग कंपनी के शेयर होते हैं तो छिपी हुई संपत्ति होती है, जैसा कि रेमंड इंडस्ट्रीज ने टेलिको ऑयल फील्ड सर्विसेज के साथ किया था। किसी भी स्थिति से जुड़े लोगों को एहसास हुआ कि रेमंड $12 प्रति शेयर पर बेच रहा था और प्रत्येक शेयर टेलिको के $18 मूल्य का प्रतिनिधित्व करता था। रेमंड खरीदने पर आपको टेलिको -$6 में मिल रहा था। जिन निवेशकों ने अपना होमवर्क किया था, उन्होंने रेमंड को खरीदा और टेलिको को $0 से $6 में खरीदा, और जिन निवेशकों ने टेलिको को $18 में नहीं खरीदा। इस तरह की बात हर समय होती रहती है। पिछले कई वर्षों से यदि आप ड्यूपॉन्ट में रुचि रखते थे तो आपको सीग्राम खरीदकर यह सस्ता मिल गया, जिसके पास ड्यूपॉन्ट के लगभग 25% बकाया शेयर है। सीग्राम एक ड्यूपॉन्ट नाटक बन गया। इसी तरह बियर्ड ऑयल, अब बियर्ड कंपनी, का स्टॉक $8 पर बिक रहा था, जबकि प्रत्येक शेयर में यूएसपीसीआई नामक कंपनी का $12 मूल्य शामिल था। इस लेनदेन में बियर्ड और उसके सभी तेल रिग और उपकरण -$4 में रखने के लिए आपके थे। कभी कभी किसी कंपनी में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका उसके विदेशी मालिक को ढूंढना है। मुझे एहसास है कि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान है, लेकिन अगर आपकी पहुंच यूरोपीय कंपनियों तक है तो आप कुछ अविश्वसनीय स्थितियों में फंस सकते हैं। आमतौर पर यूरोपीय कंपनियों का अच्छी तरह से विश्लेषण नहीं किया जाता है और कई मामलों में उनका बिल्कुल भी विश्लेषण नहीं किया जाता है। मुझे इसकी खोज स्वीडन की एक तथ्य खोज यात्रा के दौरान हुई, जहां वॉल्वो और स्वीडिश उद्योग के कई अन्य दिग्गजों को एक ऐसे व्यक्ति ने कवर किया था जिसके पास कंप्यूटर भी नहीं था। जब एसएलटे बिजनेस सिस्टम्स यूएस में सार्वजनिक हुआ तो मैंने स्टॉक खरीदा और बुनियादी बातों पर कायम रहा जो सकारात्मक थे। जॉर्ज नोबल, जो फिडेलिटी के ओवरसीज फंड का प्रबंधन करते हैं, ने सुझाव दिया कि मैं स्वीडन में मूल कंपनी का दौरा करूं। वहां मुझे पता चला कि आप मूल कंपनी को उसकी अमेरिकी सहायक कंपनी के मूल्य से कम कीमत पर खरीद सकते हैं, साथ ही सौदे के हिस्से के रूप में कई अन्य आकर्षक व्यवसायों को भी चुन सकते हैं, रियल एस्टेट का तो जिक्र ही नहीं। जबकि अमेरिकी स्टॉक केवल थोड़ा ऊपर गया, मूल कंपनी के स्टॉक की कीमत 2 वर्षों में दोगुनी हो गई। यदि आपने फूड लायन सुपरमार्केट की कहानी का अनुसरण किया है तो आपको पता चला होगा कि बेल्जियम के डेल हाइस के पास स्टॉक का 25% हिस्सा था और अकेले फूड लायन होल्डिंग्स की कीमत डेल हाइस के एक शेयर की कीमत से बहुत अधिक थी। फिर जब आपने डेल हाइस को खरीदा तो आपको मूल्यवान यूरोपीय परिचालन मुफ्त में मिल रहे थे। मैंने मैगलन के लिए यूरोपीय स्टॉक खरीदा और यह $30 से बढ़कर $120 हो गया, जबकि फूड लायन ने अपेक्षाकृत अप्रत्याशित 50% की बढ़त हासिल की। यूएस में अभी आप विभिन्न टेलीफोन कंपनियों में स्टॉक खरीद सकते हैं और सेलुलर व्यवसाय पर मुफ्त उपहार प्राप्त कर सकते हैं। हर बाजार में उनके पास है। 2 सेल्यूलर फ्रेंचाइजी प्रदान की गई।
आपने शायद उसके बारे में सुना होगा जो सेल्यूलर लॉटरी जीतने वाले भाग्यशाली व्यक्ति को दिया जाता है। दरअसल उसे फ्रेंचाइजी खरीदनी होगी। दूसरी फ्रेंचाइजी स्थानीय फोन कंपनी को मुफ्त में दी जाती है। यह उन निवेशकों के लिए एक बड़ी छिपी हुई संपत्ति होने जा रही है जिन्होंने ध्यान दिया है। जैसा कि मैं यह लिख रहा हूँ, आप कैलिफोर्निया के पैसिफिक टेलिसिस में $29 में एक शेयर खरीद सकते हैं और पहले से ही सेलुलर मूल्य के बराबर $9 प्रति शेयर प्राप्त कर सकते हैं। या आप कॉन्टेल का $35 का शेयर खरीद सकते हैं और $15 मूल्य का सेल्यूलर प्राप्त कर सकते हैं। ये स्टॉक 6% से अधिक की लाभांश पैदावार के साथ 10 से कम के पीई अनुपात पर बिक रहे हैं, और यदि आप सेलुलर के मूल्य को घटा देते हैं तो पीई और भी अधिक आकर्षक है। आपको इन बड़ी टेलीफोन उपयोगिताओं से 10 बैगर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको अच्छी उपज मिलेगी और अगर सब कुछ सही रहा तो 30 से 50% प्रशंसा की संभावना है। अंततः टर्नअराउंड कंपनियों में टैक्स छूट एक अद्भुत छिपी हुई संपत्ति बन जाती है। अपने टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड के कारण जब पेन सेंट्रल दिवालियापन से बाहर आया तो उसे नए परिचालन से होने वाले लाखों मुनाफे पर कोई कर नहीं देना पड़ा। उन वर्षों में कॉरपोरेट कर की दरें 50% थी, इसलिए पेन सेंट्रल एक कंपनी खरीद सकता था और बिना कोई कर चुकाए रातों रात अपनी कमाई दोगुनी कर सकता था। पेन सेंट्रल टर्नअराउंड ने स्टॉक को 1979 में $5 से बढ़ाकर 1985 में $29 कर दिया। बेथलेहम स्टील के पास वर्तमान में ऑपरेटिंग लॉस कैरी फॉरवर्ड में $1 बिलियन है। अगर कंपनी ठीक होना जारी रखती है तो यह एक अत्यंत मूल्यवान संपत्ति है। इसका मतलब है कि बेथलेहम द्वारा अमेरिका में कमाया जाने वाला अगला $1 बिलियन कर मुक्त होगा। नकदी प्रवाह। नकदी प्रवाह वह धनराशि है जो एक कंपनी व्यवसाय करने के परिणामस्वरूप लेती है। सभी कंपनियां नकद लेती हैं, लेकिन कुछ को इसे पाने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जो फिलिप मॉरिस को इतना अद्भुत विश्वसनीय निवेश बनाता है और एक स्टील कंपनी को इतना अस्थिर बनाता है। मान लीजिए कि पिग आयरन इंक सिल्लियों की अपनी पूरी सूची बेच देता है और $100 मिलियन कमाता है। अच्छी बात है। फिर पिग आयरन इंक को भट्टियों को अद्यतन रखने के लिए $80 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। यह बुरी बात है। पहले वर्ष पिग आयरन भट्टी में सुधार पर $80 मिलियन खर्च नहीं करता है। यह अधिक कुशल प्रतिस्पर्धियों के कारण व्यवसाय खो देता है। ऐसे मामलों में जहां आपको नकद कमाने के लिए नकद खर्च करना पड़ता है, आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। फिलिप मॉरिस को यह समस्या नहीं है और न ही पेप बॉयज या मैकडॉनल्ड्स को। इसलिए मैं उन कंपनियों में निवेश करना पसंद करता हूं जो पूंजीगत व्यय पर निर्भर नहीं है। जो नकदी आती है उसे नकदी के खिलाफ संघर्ष नहीं करना पड़ता है, वह बाहर चला जाता है। पिग आयरन इंक की तुलना में फिलिप मॉरिस के लिए पैसा कमाना बहुत आसान है। बहुत से लोग स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए नकदी प्रवाह संख्याओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, वार्षिक नकदी प्रवाह में $2 प्रति शेयर वाले $20 स्टॉक का अनुपात 10:1 है, जो मानक है। नकदी पर 10% का रिटर्न उस 10% से अच्छी तरह मेल खाता है जिसकी कोई व्यक्ति लंबी अवधि के लिए स्टॉक रखने के लिए न्यूनतम इनाम के रूप में उम्मीद करता है। 4 प्रति शेयर नकदी प्रवाह वाला $20 का स्टॉक आपको नकदी पर 20% रिटर्न देता है, जो बहुत बढ़िया है। और यदि आपको $10 प्रति शेयर के स्थायी नकदी प्रवाह के साथ $20 का स्टॉक मिल जाए तो अपना घर गिरवी रख दे और जितने भी शेयर मिल सके खरीद ले। इन गणनाओं में उलझने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कभी स्टॉक खरीदने के लिए नकदी प्रवाह का उल्लेख किया जाए तो सुनिश्चित करें कि वे मुफ्त नकदी प्रवाह के बारे में बात कर रहे हैं। मुफ्त नकदी प्रवाह वह है जो सामान्य पूंजीगत व्यय निकालने के बाद बचता है। यह वह नकदी है जो आपने ली है और आपको खर्च नहीं करनी है। पिग आयरन इंक के पास फिलिप मॉरिस की तुलना में बहुत कम मुक्त नकदी प्रवाह होगा।
कभी कभी मुझे ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसकी कमाई मामूली होती है, लेकिन फिर भी मुफ्त नकदी प्रवाह के कारण इसमें अच्छा निवेश होता है। आमतौर पर यह पुराने उपकरणों के लिए भारी मूल्यह्रास भत्ता वाली कंपनी है, जिसे तत्काल भविष्य में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। कंपनी कर छूट का लाभ उठा रही है। उपकरण पर मूल्यह्रास कर कटौती योग्य है, क्योंकि यह आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के लिए जितना संभव हो उतना कम खर्च करता है। कोस्टल कॉरपोरेशन मुक्त नकदी प्रवाह के गुणों का एक अच्छा उदाहरण है। सभी सामान्य उपायों से कंपनी की कीमत उचित रूप से $20 प्रति शेयर थी। $2.50 प्रति शेयर की इसकी कमाई ने इसे 8 का पीई दिया, जो उस समय एक गैस उत्पादक और एक विविध पाइपलाइन कंपनी के लिए मानक था। लेकिन इस नीरस अवसर के नीचे कुछ अद्भुत चल रहा था। कोस्टल ने एक प्रमुख पाइपलाइन कंपनी अमेरिकन नेचुरल रिसोर्सेज का अधिग्रहण करने के लिए $2.45 बिलियन का उधार लिया था। पाइपलाइन की खूबी यह थी कि इसके रखरखाव के लिए उन्हें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। आखिरकार एक पाइपलाइन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। अधिकतर यह वहीं बैठा रहता है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ छेद करने के लिए खुदाई की हो, लेकिन अन्यथा वे इसे जमीन में अकेला छोड़ देंगे। इस बीच वे इसका मूल्यह्रास करेंगे। निराशाजनक गैस वातावरण में कोस्टल के पास कुल नकदी प्रवाह में प्रति शेयर 10 से $11 थे और पूंजीगत व्यय के बाद $7 बचा था। वह $7 प्रति शेयर मुफ्त नकदी प्रवाह था। किताबों के अनुसार यह कंपनी अगले 10 वर्षों तक कुछ भी नहीं कमा सकती है और शेयरधारकों को 7 प्रति शेयर वार्षिक आमद का लाभ मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप उनके $20 निवेश पर $70 का रिटर्न मिलेगा। अकेले नकदी प्रवाह के आधार पर इस स्टॉक में तेजी की काफी संभावनाएं थी। समर्पित संपत्ति खरीदार इस स्थिति की तलाश में है। एक साधारण कंपनी कहीं नहीं जा रही है, बहुत सारा मुफ्त नकदी प्रवाह है और मालिक जो व्यवसाय बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह एक पट्टे पर देने वाली कंपनी हो सकती है, जिसके पास रेलरोड कंटेनरों का एक समूह है जिनकी 12 साल की जीवन अवधि है। कंपनी बस इतना करना चाहती है कि पुराने कंटेनर व्यवसाय को अनुबंधित करे और जितना संभव हो उतना नकदी निचोड़ ले। आगामी दशक में प्रबंधन संयंत्र को छोटा कर देगा, कंटेनरों को चरणबद्ध तरीके से हटा देगा और नकदी का ढेर लगा देगा। $10 मिलियन के ऑपरेशन से वे इस तरह $40 मिलियन उत्पन्न करने में सक्षम हो सकते हैं। यह कंप्यूटर व्यवसाय में काम नहीं करेगा, क्योंकि कीमतें इतनी तेजी से गिरती हैं कि पुरानी इन्वेंट्री का मूल्य इतने लंबे समय तक नहीं रहता है कि कोई भी इसमें से कुछ भी निकाल सके। माल वार्षिक रिपोर्ट में प्रबंधन की कमाई की चर्चा नामक अनुभाग में सूची पर एक विस्तृत नोट है। मैं हमेशा यह देखने के लिए जांच करता हूं कि क्या माल इकट्ठा हो रहा है। किसी निर्माता या खुदरा विक्रेता के लिए इन्वेंट्री बिल्डअप आमतौर पर एक बुरा संकेत होता है। जब इन्वेंट्री बिक्री की तुलना में तेजी से बढ़ती है, तो यह एक खतरे का संकेत है। इन्वेंट्री के मूल्य की गणना करने के लिए 2 बुनियादी लेखांकन विधियां हैं, LIFO और FIFO। भले ही यह पूडल की एक जोड़ी की तरह लगता है, LIFO वास्तव में आखिरी अंदर पहले बाहर के लिए है और FIFO का मतलब पहले अंदर और पहले बाहर है। यदि हैंडी और हरमन ने 30 साल पहले कुछ सोना $40 प्रति औंस के हिसाब से खरीदा था और कल उन्होंने कुछ सोना $400 प्रति औंस के हिसाब से खरीदा था और आज वे कुछ सोना $450 प्रति औंस के हिसाब से बेचते हैं, तो लाभ क्या है? LIFO के तहत यह $50, $450 घटा $400 है और FIFO के तहत यह $410, $450 घटा $40 है। मैं इस बारे में आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो हम जल्द ही घटते रिटर्न के बिंदु पर पहुंच जाएंगे। 2 अन्य लोकप्रिय लेखांकन विधियां हैं, जाइगो, कचरा अंदर, कचरा बाहर, और मछली पहले अंदर, अभी भी यहाँ, जो कि बहुत सारे आविष्कारों के साथ होता है। जो भी विधि का उपयोग किया जाता है,
यह निर्धारित करने के लिए कि इन्वेंट्री के आकार में वृद्धि या कमी हुई है या नहीं, इस वर्ष के LIFO या FIFO मूल्य की तुलना पिछले वर्ष के LIFO या FIFO मूल्य से करना संभव है। मैंने एक बार एक एल्यूमीनियम कंपनी का दौरा किया था जिसने इतनी अधिक मात्रा में बिना बिकी सामग्री जमा कर ली थी कि एल्यूमीनियम इमारत के अंदर छत तक जमा हो गया था और बाहर इसने अधिकांश कर्मचारी पार्किंग स्थल पर कब्जा कर लिया था। जब कर्मचारियों को कहीं और पार्क करना पड़ता है ताकि इन्वेंट्री संग्रहित की जा सके, तो यह अत्यधिक इन्वेंट्री बिल्डअप का एक निश्चित संकेत है। कोई कंपनी डींगे हाँक सकती है कि बिक्री 10% बढ़ी है, लेकिन यदि इन्वेंट्री 30% बढ़ी है तो आपको खुद से कहना होगा, एक सेकंड रुके, शायद उन्हें होना चाहिए। उस सामान को चिह्नित किया और उससे छुटकारा पा लिया। चूंकि उन्होंने इससे छुटकारा नहीं पाया, इसलिए उन्हें अगले वर्ष समस्या हो सकती है और उसके अगले वर्ष और भी बड़ी समस्या हो सकती है। वे जो नया सामान बनाएंगे वह पुराने सामान के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा और जब तक उन्हें कीमतों में कटौती करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, तब तक इन्वेंट्री और भी अधिक हो जाएगी और इसका मतलब कम लाभ होगा। एक ऑटो कंपनी में इन्वेंट्री बिल्डअप इतना परेशान करने वाला नहीं है क्योंकि एक नई कार हमेशा कुछ मूल्यवान होती है और निर्माता को इसे बेचने के लिए कीमत में बहुत अधिक गिरावट नहीं करनी पड़ती है। $35,000 के जगुआर को $3,500 से कम नहीं किया जाएगा, लेकिन $300 की बैंगनी मिनीस्कर्ट जो चलन से बाहर है वह $3 में नहीं बिक सकती। अच्छी बात यह है कि अगर कोई कंपनी मंदी में है और उसका भंडार खत्म होने लगा है तो यह पहला सबूत है कि चीजें बदल गई है। शौकीनों और नौसिखियों के लिए इन्वेंट्री और उनके अर्थ के बारे में कुछ भी महसूस करना कठिन है, लेकिन किसी विशेष व्यवसाय में बढ़त वाले निवेशकों को पता होगा कि इसका पता कैसे लगाया जाए। जबकि 5 साल पहले उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, कंपनियों को अब शेयरधारकों को अपनी तिमाही रिपोर्ट में बैलेंस शीट प्रकाशित करनी होगी ताकि इन्वेंट्री संख्या की नियमित रूप से निगरानी की जा सके। पेंशन योजनाएं। चूंकि अधिक कंपनियां अपने कर्मचारियों को स्टॉक विकल्प और पेंशन लाभ से पुरस्कृत करती हैं, इसलिए निवेशकों को परिणामों पर विचार करने की सलाह दी जाती है। कंपनियों के पास पेंशन योजनाएं होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि वे हैं तो योजनाओं को संघीय नियमों का पालन करना होगा। ये योजनाएं बांड की तरह भुगतान करने की पूर्ण बाध्यता है। लाभ साझाकरण योजनाओं में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कोई लाभ नहीं, कोई साझाकरण नहीं। भले ही कोई कंपनी दिवालिया हो जाए और सामान्य परिचालन बंद कर दे, उसे पेंशन योजना का समर्थन जारी रखना चाहिए। इससे पहले कि मैं टर्नअराउंड में निवेश करूं, मैं हमेशा यह सुनिश्चित करता हूं कि कंपनी के पास कोई भारी पेंशन दायित्व नहीं है जिसे वह पूरा नहीं कर सके। मैं विशेष रूप से यह देखना चाहता हूं कि क्या पेंशन फंड की संपत्ति निहित लाभ देनदारियों से अधिक है। US $8.5 बिलियन की पेंशन योजना संपत्ति और $7.3 बिलियन के निहित लाभ दिखाता है, इसलिए यह चिंताजनक नहीं है। दूसरी ओर बेथलेहेम स्टील $2.3 बिलियन की पेंशन संपत्ति और $3.8 बिलियन के निहित लाभ या $1.5 बिलियन घाटे की रिपोर्ट करता है। यदि बेथलेहेम स्टील गहरे वित्तीय संकट में फंस जाती है तो यह एक बड़ा नकारात्मक संकेत है। इसका मतलब यह होगा कि पेंशन समस्या दूर होने तक निवेशक स्टॉक पर कम मूल्य लगाएंगे। यह अनुमान लगाने का खेल हुआ करता था, लेकिन अब पेंशन की स्थिति वार्षिक रिपोर्ट में बताई जाती है। विकास दर। यह कि विकास विस्तार का पर्याय है, वॉल स्ट्रीट पर सबसे लोकप्रिय गलतफहमियों में से एक है, जिसके कारण लोग फिलिप मॉरिस जैसी वास्तव में महान विकास कंपनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप इसे उद्योग से नहीं देख पाएंगे। अमेरिका में सिगरेट की खपत प्रति वर्ष 0 से 2% कम दर से बढ़ रही है। यह सच है कि विदेशी धूम्रपान करने वालों ने वही स्थान ग्रहण कर लिया है जहां अमेरिकी धूम्रपान करने वालों ने छोड़ दिया था। 4 में से 1 जर्मन अब फिलिप मॉरिस द्वारा निर्मित मार्लबोरो का धूम्रपान करता है
और कंपनी हर हफ्ते मार्लबोरो से भरी 747 बोतलें जापान भेजती है। लेकिन विदेशी बिक्री भी फिलिप मॉरिस की अभूतपूर्व सफलता का कारण नहीं बन सकती। इसकी कुंजी यह है कि फिलिप मॉरिस लागत कम करके और विशेष रूप से कीमतें बढ़ाकर कमाई बढ़ा सकते हैं। यही एकमात्र विकास दर है जो वास्तव में मायने रखती है, कमाई। फिलिप मॉरिस ने अधिक कुशल सिगरेट रोलिंग मशीनरी स्थापित करके लागत कम कर दी है। इस बीच उद्योग हर साल कीमतें बढ़ाता है। यदि कंपनी की लागत 4% बढ़ती है, तो वह अपने लाभ मार्जिन में 2% जोड़कर कीमतें 6% बढ़ा सकती है। यह ज्यादा प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आपका लाभ मार्जिन 10% है, फिलिप मॉरिस के बराबर, तो लाभ मार्जिन में 2% अंक की वृद्धि का मतलब कमाई में 20% लाभ है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल पेपर के चरित्र को धीरे धीरे बदलकर, शीटों में लकीरें जोड़कर, उन्हें नरम बनाकर और धीरे धीरे रोल को 500 से घटाकर 350 शीट करके टॉयलेट पेपर में अपनी कमाई बढ़ाने में सक्षम था। फिर उन्होंने मार्केटिंग की निचोड़ने योग्य सुधार के रूप में छोटा रोल शॉर्ट शीटिंग के इतिहास में यह सबसे चतुर चाल थी। यदि आपको कोई ऐसा व्यवसाय मिलता है जो ग्राहकों को खोए बिना साल दर साल कीमतें बढ़ाकर काम चला सकता है, सिगरेट जैसा नशीला उत्पाद बिल भरता है, तो आपके पास एक शानदार निवेश है। यह कि विकास विस्तार का पर्याय है, वॉल स्ट्रीट पर सबसे लोकप्रिय गलतफहमियों में से एक है, जिसके कारण लोग फिलिप मॉरिस जैसी वास्तव में महान विकास कंपनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप इसे उद्योग से नहीं देख पाएंगे। अमेरिका में सिगरेट की खपत प्रति वर्ष 0 से 2% कम दर से बढ़ रही है। यह सच है कि विदेशी धूम्रपान करने वालों ने वही स्थान ग्रहण कर लिया है जहां अमेरिकी धूम्रपान करने वालों ने छोड़ दिया था। 4 में से 1 जर्मन अब फिलिप मॉरिस द्वारा निर्मित मार्लबोरो का धूम्रपान करता है और कंपनी हर हफ्ते मार्लबोरो से भरी 747 बोतलें जापान भेजती है। लेकिन विदेशी बिक्री भी फिलिप मॉरिस की अभूतपूर्व सफलता का कारण नहीं बन सकती। इसकी कुंजी यह है कि फिलिप मॉरिस लागत कम करके और विशेष रूप से कीमतें बढ़ाकर कमाई बढ़ा सकते हैं। यही एकमात्र विकास दर है जो वास्तव में मायने रखती है, कमाई। फिलिप मॉरिस ने अधिक कुशल सिगरेट रोलिंग मशीनरी स्थापित करके लागत कम कर दी है। इस बीच उद्योग हर साल कीमतें बढ़ाता है। यदि कंपनी की लागत 4% बढ़ती है, तो वह अपने लाभ मार्जिन में 2% जोड़कर कीमतें 6% बढ़ा सकती है। यह ज्यादा प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आपका लाभ मार्जिन 10% है, फिलिप मॉरिस के बराबर, तो लाभ मार्जिन में 2% अंक की वृद्धि का मतलब कमाई में 20% लाभ है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल पेपर के चरित्र को धीरे धीरे बदलकर, शीटों में लकीरें जोड़कर, उन्हें नरम बनाकर और धीरे धीरे रोल को 500 से घटाकर 350 शीट करके टॉयलेट पेपर में अपनी कमाई बढ़ाने में सक्षम था। फिर उन्होंने मार्केटिंग की निचोड़ने योग्य सुधार के रूप में छोटा रोल शॉर्ट शीटिंग के इतिहास में यह सबसे चतुर चाल थी। यदि आपको कोई ऐसा व्यवसाय मिलता है जो ग्राहकों को खोए बिना साल दर साल कीमतें बढ़ाकर काम चला सकता है, सिगरेट जैसा नशीला उत्पाद बिल भरता है, तो आपके पास एक शानदार निवेश है। आप परिधान उद्योग या फास्ट फूड उद्योग में फिलिप मॉरिस की तरह कीमतें नहीं बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप जल्द ही व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे। लेकिन फिलिप मॉरिस उत्तरोत्तर अमीर और अमीर होता जा रहा है और उसे ढेर सारी नकदी से करने के लिए पर्याप्त चीजें नहीं मिल रही है। कंपनी को महंगी ब्लास्ट फर्नेस में निवेश नहीं करना पड़ता है और इसे थोड़ा सा बनाने के लिए बहुत अधिक खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार द्वारा सिगरेट कंपनियों से यह कहने के बाद कि वे टेलीविजन पर विज्ञापन नहीं कर सकती, कंपनी की लागत बहुत कम हो गई। यह एक ऐसा समय है जब चारों ओर इतना खुला धन मौजूद है कि इसके विनिवेश से भी शेयरधारकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलिप मॉरिस ने मिलर ब्रूइंग को खरीदा और औसत परिणाम प्राप्त किए, फिर जनरल फूड्स के साथ इस उपलब्धि को दोहराया। 7 अप एक और निराशा थी और फिर भी फिलिप मॉरिस का स्टॉक सीधे ऊपर चला गया। 30 अक्टूबर 1988 को
फिलिप मॉरिस ने घोषणा की कि उसने पैकेज्ड फूड कंपनी क्राफ्ट को $13 बिलियन में खरीदने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिग्रहण के मूल्य टैग, जो क्राफ्ट की 1988 की कमाई से 20 गुना से अधिक थी, के बावजूद स्टॉक बाजार ने फिलिप मॉरिस के स्टॉक मूल्य से केवल 5% की छूट ली, यह मानते हुए कि कंपनी का नकदी प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि यह 5 वर्षों के भीतर सभी अधिग्रहण ऋण का भुगतान कर सकता है। बड़ी बात जो इसे रोक सकती है वह है जब धूम्रपान पीड़ितों के परिवार बड़े मुकदमे निपटान जीतने लगते हैं। इस कंपनी के पास 40 वर्षों की उत्तरोत्तर बेहतर कमाई है, और यदि मुकदमों का डर और सिगरेट कंपनियों के बारे में नकारात्मक प्रचार नहीं होता जो कई निवेशकों को दूर रखता है, तो यह 15 या उससे अधिक के पीई पर बेचती। यह इस प्रकार की भावनात्मक रूप से आवेशित स्थिति है जो मेरे सहित मोलभाव करने वालों के पक्ष में है। संख्याएं बेहतर नहीं हो सकती। आज भी आप इस चैंपियन विकास कंपनी को 10 के पीई या इसकी विकास दर के आधे पर खरीद सकते हैं। विकास दर के बारे में एक और बात, बाकी सब समान होने पर 20% उत्पादक 20 गुना आय 20 का एपीई पर बेच रहा है, जो 10% उत्पादक 10 गुना आय 20 का एपीई पर बेच रहा है, उससे कहीं बेहतर खरीदारी है। 10 यह एक गूढ़ बिंदु की तरह लग सकता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि तेजी से उत्पादकों की कमाई का क्या होता है जो स्टॉक की कीमत को बढ़ाता है। 20% उत्पादक और 10% उत्पादक के बीच कमाई में बढ़ते अंतर को देखें, दोनों ही कमाई में समान $1 प्रति शेयर से शुरुआत करते हैं। हमारे अभ्यास की शुरुआत में कंपनी $20 प्रति शेयर $1 की कमाई का 20 गुना पर बेच रही है, और अंत तक यह $123.80 $6.19 की कमाई का 20 गुना पर बेचती है। कंपनी भी प्रति शेयर $10 की कमाई का 10 गुना पर बेचना शुरू करती है, और अंत में $26.260 की कमाई का 10 गुना पर बेचती है। भले ही कंपनी ए का पीई अनुपात 20 से घटाकर 15 कर दिया जाए, क्योंकि निवेशकों को विश्वास नहीं है कि यह अपनी तेज वृद्धि को बरकरार रख सकती है, फिर भी अभ्यास के अंत में स्टॉक $92.85 में बिकेगा। किसी भी तरह से आप कंपनी बी के बजाय कंपनी ए के मालिक होंगे। यदि हमने कंपनी ए को 25% की विकास दर 10वें वर्ष की कमाई दी होती, $9.31 प्रति शेयर होता, रूढ़िवादी 15 पीई के साथ भी यह स्टॉक मूल्य $139 है। ध्यान दें कि मैंने 30% या उससे अधिक की विकास दर के लिए कमाई की गणना नहीं की है। विकास के उस स्तर को 3 साल तक बनाए रखना बहुत मुश्किल है, 10 से भी कम। यह कि विकास विस्तार का पर्याय है, वॉल स्ट्रीट पर सबसे लोकप्रिय गलतफहमियों में से एक है, जिसके कारण लोग फिलिप मॉरिस जैसी वास्तव में महान विकास कंपनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप इसे उद्योग से नहीं देख पाएंगे। अमेरिका में सिगरेट की खपत प्रति वर्ष 0 से 2% कम दर से बढ़ रही है। यह सच है कि विदेशी धूम्रपान करने वालों ने वही स्थान ग्रहण कर लिया है जहां अमेरिकी धूम्रपान करने वालों ने छोड़ दिया था। 4 में से 1 जर्मन अब फिलिप मॉरिस द्वारा निर्मित मार्लबोरो का धूम्रपान करता है, और कंपनी हर हफ्ते मार्लबोरो से भरी 747 बोतलें जापान भेजती है। लेकिन विदेशी बिक्री भी फिलिप मॉरिस की अभूतपूर्व सफलता का कारण नहीं बन सकती। इसकी कुंजी यह है कि फिलिप मॉरिस लागत कम करके और विशेष रूप से कीमतें बढ़ाकर कमाई बढ़ा सकते हैं। यही एकमात्र विकास दर है जो वास्तव में मायने रखती है, कमाई। फिलिप मॉरिस ने अधिक कुशल सिगरेट रोलिंग मशीनरी स्थापित करके लागत कम कर दी है। इस बीच उद्योग हर साल कीमतें बढ़ाता है। यदि कंपनी की लागत 4% बढ़ती है, तो वह अपने लाभ मार्जिन में 2% जोड़कर कीमतें 6% बढ़ा सकती है। यह ज्यादा प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आपका लाभ मार्जिन 10% है, फिलिप मॉरिस के बराबर, तो लाभ मार्जिन में 2% अंक की वृद्धि का मतलब कमाई में 20% लाभ है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल पेपर के चरित्र को धीरे धीरे बदलकर, शीटों में लकीरें जोड़कर,
उन्हें नरम बनाकर और धीरे धीरे रोल को 500 से घटाकर 350 शीट करके टॉयलेट पेपर में अपनी कमाई बढ़ाने में सक्षम था। फिर उन्होंने मार्केटिंग की निचोड़ने योग्य सुधार के रूप में छोटा रोल शॉर्ट शीटिंग के इतिहास में यह सबसे चतुर चाल थी। यदि आपको कोई ऐसा व्यवसाय मिलता है जो ग्राहकों को खोए बिना साल दर साल कीमतें बढ़ाकर काम चला सकता है, सिगरेट जैसा नशीला उत्पाद बिल भरता है, तो आपके पास एक शानदार निवेश है। आप परिधान उद्योग या फास्ट फूड उद्योग में फिलिप मॉरिस की तरह कीमतें नहीं बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप जल्द ही व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे। लेकिन फिलिप मॉरिस उत्तरोत्तर अमीर और अमीर होता जा रहा है और उसे ढेर सारी नकदी से करने के लिए पर्याप्त चीजें नहीं मिल रही है। कंपनी को महंगी ब्लास्ट फर्नेस में निवेश नहीं करना पड़ता है और इसे थोड़ा सा बनाने के लिए बहुत अधिक खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार द्वारा सिगरेट कंपनियों से यह कहने के बाद कि वे टेलीविजन पर विज्ञापन नहीं कर सकती, कंपनी की लागत बहुत कम हो गई। यह एक ऐसा समय है जब चारों ओर इतना खुला धन मौजूद है कि इसके विनिवेश से भी शेयरधारकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलिप मॉरिस ने मिलर ब्रूइंग को खरीदा और औसत परिणाम प्राप्त किए, फिर जनरल फूड्स के साथ इस उपलब्धि को दोहराया। 7 अप एक और निराशा थी और फिर भी फिलिप मॉरिस का स्टॉक सीधे ऊपर चला गया। 30 अक्टूबर 1988 को फिलिप मॉरिस ने घोषणा की कि उसने पैकेज्ड फूड कंपनी क्राफ्ट को $13 बिलियन में खरीदने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिग्रहण के मूल्य टैग, जो क्राफ्ट की 1988 की कमाई से 20 गुना से अधिक थी, के बावजूद स्टॉक बाजार ने फिलिप मॉरिस के स्टॉक मूल्य से केवल 5% की छूट ली, यह मानते हुए कि कंपनी का नकदी प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि यह 5 वर्षों के भीतर सभी अधिग्रहण ऋण का भुगतान कर सकता है। बड़ी बात जो इसे रोक सकती है वह है जब धूम्रपान पीड़ितों के परिवार बड़े मुकदमे निपटान जीतने लगते हैं। इस कंपनी के पास 40 वर्षों की उत्तरोत्तर बेहतर कमाई है और यदि मुकदमों का डर और सिगरेट कंपनियों के बारे में नकारात्मक प्रचार नहीं होता जो कई निवेशकों को दूर रखता है, तो यह 15 या उससे अधिक के पीई पर बेचती। यह इस प्रकार की भावनात्मक रूप से आवेशित स्थिति है जो मेरे सहित मोलभाव करने वालों के पक्ष में है। संख्याएं बेहतर नहीं हो सकती। आज भी आप इस चैंपियन विकास कंपनी को 10 के पीई या इसकी विकास दर के आधे पर खरीद सकते हैं। विकास दर के बारे में एक और बात, बाकी सब समान होने पर 20% उत्पादक 20 गुना आय 20 का एपीई पर बेच रहा है, जो 10% उत्पादक 10 गुना आय 20 का एपीई पर बेच रहा है, उससे कहीं बेहतर खरीदारी है। 10 यह एक गूढ़ बिंदु की तरह लग सकता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि तेजी से उत्पादकों की कमाई का क्या होता है जो स्टॉक की कीमत को बढ़ाता है। 20% उत्पादक और 10% उत्पादक के बीच कमाई में बढ़ते अंतर को देखें, दोनों ही कमाई में समान $1 प्रति शेयर से शुरुआत करते हैं। हमारे अभ्यास की शुरुआत में कंपनी $20 प्रति शेयर $1 की कमाई का 20 गुना पर बेच रही है और अंत तक यह $123.80 $6.19 की कमाई का 20 गुना पर बेचती है। कंपनी भी प्रति शेयर $10 $1 की कमाई का 10 गुना पर बेचना शुरू करती है और अंत में $26 $2.60 की कमाई का 10 गुना पर बेचती है। भले ही कंपनी ए का पीई अनुपात 20 से घटाकर 15 कर दिया जाए क्योंकि निवेशकों को विश्वास नहीं है कि यह अपनी तेज वृद्धि को बरकरार रख सकती है, फिर भी अभ्यास के अंत में स्टॉक $92.85 में बिकेगा। किसी भी तरह से आप कंपनी बी के बजाय कंपनी ए के मालिक होंगे। यदि हमने कंपनी ए को 25% की विकास दर 10वें वर्ष की कमाई दी होती, $9.31 प्रति शेयर होता, रूढ़िवादी 15 पीई के साथ भी यह स्टॉक मूल्य $139 है। ध्यान दें कि मैंने 30% या उससे अधिक की विकास दर के लिए कमाई की गणना नहीं की है। विकास के उस स्तर को 3 साल तक बनाए रखना बहुत मुश्किल है, 10 से भी कम। संक्षेप में यह बिग बैगर्स की कुंजी है
और क्यों 20% उत्पादकों के स्टॉक बाजार में भारी लाभ पैदा करते हैं, खासकर कई वर्षों में। यह कोई संयोग नहीं है कि वॉलमार्ट और लिमिटेड एक दशक में इतनी ऊपर जा सकते हैं। यह सब चक्रवृद्धि आय के अंगणित पर आधारित है। तल रेखा। इन दिनों आप जहां भी जाते हैं, आपको निचली पंक्ति का कोई न कोई संदर्भ सुनने को मिलता है। आखिरी बात क्या है? खेल, व्यापारिक सौदों और यहां तक कि प्रेमालाप में भी यह एक आम परहेज है। तो वास्तविक निष्कर्ष क्या है? यह आय विवरण के अंत में अंतिम संख्या है, करों के बाद लाभ। कॉर्पोरेट लाभप्रदता को हमारे समाज में कई लोग गलत समझते हैं। एक सर्वेक्षण में मैंने एक बार कॉलेज के छात्रों और अन्य युवा वयस्कों को कॉर्पोरेट डॉलर पर औसत लाभ मार्जिन का अनुमान लगाने के लिए कहा था। अधिकांश अनुमानित 20 से 40%। पिछले कुछ दशकों में वास्तविक उत्तर 5% के करीब रहा है। कर पूर्व लाभ, जिसे प्रीटैक्स प्रॉफिट मार्जिन भी कहा जाता है, एक उपकरण है जिसका उपयोग मैं कंपनियों का विश्लेषण करने में करता हूं। मूल्यह्रास और ब्याज व्यय सहित सभी लागतों में कटौती के बाद कंपनी की वार्षिक बिक्री डॉलर यही बचता है। 1987 में फोर्ड मोटर की बिक्री 71.6 बिलियन डॉलर थी और उसने 10.3% के प्रीटैक्स लाभ मार्जिन के साथ 7.38 बिलियन डॉलर प्रीटैक्स अर्जित किया। खुदरा विक्रेताओं के पास निर्माताओं की तुलना में कम लाभ मार्जिन है। अल्बर्टसन जैसी उत्कृष्ट सुपरमार्केट और दवा की दुकान श्रृंखला अभी भी केवल 3.6% प्रीटैक्स कमाती है। दूसरी ओर, जो कंपनियां अत्यधिक लाभदायक दवाएं बनाती हैं, जैसे कि मर्क, नियमित रूप से 25% प्रीटैक्स या उससे बेहतर बनाती है। विभिन्न उद्योगों में करपूर्व लाभ मार्जिन की तुलना करने से बहुत कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि सामान्य संख्याएं बहुत व्यापक रूप से भिन्न होती है। जहां यह एक ही उद्योग की कंपनियों की तुलना करने में काम आता है। उच्चतम लाभ मार्जिन वाली कंपनी परिभाषा के अनुसार सबसे कम लागत वाली ऑपरेटर है, और यदि व्यावसायिक स्थिति खराब होती है तो कम लागत वाले ऑपरेटर के पास जीवित रहने की बेहतर संभावना होती है। मान लीजिए कि कंपनी ए 12% प्रीटैक्स कमाती है और कंपनी बी केवल 2% कमाती है। मान लीजिए कि व्यापार में मंदी है और दोनों कंपनियां अपना माल बेचने के लिए कीमतों में 10% की कटौती करने के लिए मजबूर हैं। बिक्री में वही 10% की गिरावट आई है। कंपनी ए अब 2% प्रीटैक्स कमा रही है और अभी भी लाभदायक है, जबकि कंपनी बी 8% घाटे के साथ लाल रंग में गिर गई है। यह की ओर अग्रसर है। लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची। तकनीकी बातों में पड़े बिना कठिन समय में कंपनी की टिके रहने की शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रीटैक्स प्रॉफिट मार्जिन एक और कारक है। यह बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे व्यवसाय में सुधार होता है, सबसे कम लाभ मार्जिन वाली कंपनियां सबसे बड़ी लाभार्थी होती है। विचार करें कि इन दो काल्पनिक स्थितियों में हमारी दोनों कंपनियों की बिक्री में $100 का क्या होता है। रिकवरी में कंपनी ए का मुनाफा लगभग 50% बढ़ गया है, जबकि कंपनी बी का मुनाफा 3 गुना से अधिक हो गया है। यह बताता है कि क्यों आपदा के कगार पर उदास उद्यम पलटाव पर बहुत बड़े विजेता बन सकते हैं। यह ऑटो, रसायन, कागज, एयरलाइन, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स और अलौह धातु उद्योगों में बार बार होता है। नर्सिंग होम, प्राकृतिक गैस उत्पादकों और कई खुदरा विक्रेताओं जैसे वर्तमान में अवसादग्रस्त उद्योगों में भी यही संभावना मौजूद है। तो फिर आप जो चाहते हैं वह दीर्घकालिक स्टॉक में अपेक्षाकृत उच्च लाभ मार्जिन है, जिसे आप अच्छे और बुरे समय में बनाए रखने की योजना बनाते हैं, और एक सफल बदलाव में अपेक्षाकृत कम लाभ मार्जिन चाहते हैं।